नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को एमएससी मैथमेटिक्स के सेकेंड सेम के फर्स्ट ऑप्शनल पेपर के बारे में बताएंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस बताएंगे और इसके सिलेबस में कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन भी करेंगे तथा इसके पहले वाले लेक्चर में हम एमएससी मैथमेटिक्स एमएससी के सेकेंड सेम के कंपलसरी सब्जेक्ट का सिलेबस बता चुके हैं और फर्स्ट सेम के भी कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर है उन सभी पेपरों का सिलेबस बता चुके हैं तथा हमारे जो ऑप्शनल पेपर हैं तो हमें हर सेम में 3 से 4 या 4 ऑप्शनल पेपर मिलते हैं जिनमें से हमें एक पेपर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसे पढ़ना होता है। और फर्स्ट सेम में भी हमारे 4 ऑप्शनल पेपर थे और सेकेंड सेम में भी हमारे 4 ऑप्शनल पेपर हैं। और जो ये ऑप्शनल पेपर हैं तो जिस स्टूडेंट की जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः यूनिवर्सिटी ही पहले से सेलेक्ट कर देती है कि मतलब स्टूडेंट कौन सा पेपर सेलेक्ट करेंगे। और ये केवल इसलिए कि मतलब किसी प्रकार की मतलब उन्हें असुविधा ना हो या फिर कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो असुविधा और त्रुटि से बचने के लिए जब यूनिवर्सिटी किसी भी ऑप्शनल पेपर को पहले सेलेक्ट कर देती है तो फिर उस ऑप्शनल पेपर का ऑप्शनल के रूप में कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो ऑप्शनल है और हमें 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हर स्टूडेंट जो एमएससी लेवल में है उसकी अलग अलग रुचि होगी, वो अपनी रुचि से कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकता है तो ऑप्शनल हुआ, और नहीं सेलेक्ट कर सकता उसे एक ही सेलेक्ट पेपर पढ़ना तो फिर उसके लिए तो कंपलसरी पेपर ही हो जाएगा, है ना। तो हम आप लोगों को जो हमारे सेकेंड सेम में 4 ऑप्शनल पेपर हैं तो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शनल पेपर है हमारा एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड, और दूसरा ऑप्शनल पेपर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, तीसरा है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ मैनीफोल्ड सेकंड, चौथा है हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेकंड। ये 4 ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें से हमें कोई एक पेपर सेलेक्ट करके पढ़ना है। और ये सब पेपर में सेकंड इसलिए क्योंकि हम इसका फर्स्ट सेम में पढ़ के आए हैं। अधिकांशतः जब एमएससी करते हैं तो हमारी फर्स्ट ईयर होती है तो उसमें 2 सेम होते हैं। तो जब सब्जेक्ट की फर्स्ट सेम में शुरुआत होती है तो उन्हें हम फर्स्ट सेम फर्स्ट रूप में पढ़ते हैं और मतलब प्रारंभिक रूप में, और सेकेंड रूप में जब उनका विस्तार होता है तो हम उन्हें सेकेंड रूप में पढ़ते हैं। और कुछ पेपर ऐसे हैं जो अलग है कि करेक्ट नहीं है तो अलग, तो अधिकांश पेपर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में पढ़ने को मिलते हैं। इसी प्रकार जब हम एमएससी सेकेंड ईयर करेंगे किसी सब्जेक्ट से तो अधिकांशतः यही होता है कि हमारे थर्ड सेम में जो पेपर स्टार्ट होंगे, नए पेपर होंगे, वो हमें फर्स्ट ग्रुप में होंगे, मतलब प्रारंभिक ग्रुप में। तो यही होगा जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, फिर से अगले सेम में हम जब इसका विस्तार पढ़ेंगे तो वही पेपर का नाम हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन पेपर है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड, इसका सिलेबस बताएंगे और इसके कुछ जो टॉपिक हैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। यदि हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये हमने फर्स्ट सेम में ही पढ़ा है ऑप्शनल पेपर के रूप में। इसकी मेन शुरुआत बीएससी में हो जाती है। बीएससी फाइनल में भी हमें, फाइनल में जब थर्ड पेपर है मैथमेटिक्स का, वहां पर हमें 5 ऑप्शन पेपर मिलते हैं और हमें वहां पर उन 5 ऑप्शन पेपर को किसी एक पेपर को सिलेक्ट करके पढ़ना होता है। और वहां पर भी हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिलता है, अर्थात वहां से हमारी इसकी शुरुआत होती है। वहां पर अपना बेसिक ग्रुप में बहुत चीजें हैं, फिर उससे कुछ चीजें बेसिक ग्रुप में और कुछ आगे फर्स्ट एमएससी में पढ़ने को मिलता है फर्स्ट सेम में, और उसके आगे कुछ चीजें हमें सेकेंड सेम में पढ़ने को मिलती है। यदि हम सेकेंड सेम में अपना जो पेपर हमारा एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड, यदि हम इसकी बात करें तो हमारे जैसे हर पेपर हो चाहे कंपलसरी का ऑप्शनल, सब में 5 यूनिट होती हैं। तो इस पेपर में हमारी 5 यूनिट हैं
हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, हमें अपनी फर्स्ट यूनिट में दो चीजें पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है ग्राफ के बारे में और दूसरा हमें पढ़ना है ट्री के बारे में। थोड़ा ग्राफ देख ले, ग्राफ क्या होता है। तो हमारा मैंने पूरा सिलेबस बताना, ताकि हम एक पेपर का पूरा सिलेबस बता सके एक लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम एक लेक्चर में एक मतलब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट पेपर का सिलेबस एक ही साथ बताएंगे। और यदि हम तो हमें मतलब क्या क्या पढ़ना है, कुछ चीजें हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि ये क्या होती हैं। ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ है वो कुछ शीर्षों और भुजाओं का समुच्चय होता है, अर्थात ऐसी कोई भी आकृति जिसमें कुछ शीर्ष और कुछ भुजाएं उपस्थित हों उसे हम ग्राफ या आलेख कह सकते हैं, या फिर वो ग्राफ और हिंदी में आलेख कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल लें सिंपल सा, तो ये हमारा एक आयत बना है, और हमारे आयत में भी इसमें देखें तो जो हमारे पॉइंट होते हैं हम वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष V1 V2 V3 और हमारा क्या जाएगा ये V4। और इसमें जो इन दो शीर्षों को जोड़ते हैं भुजाएं, इन्हें हम एज बोलते हैं और इसे शो करते हैं। तो हमारे इसमें 4 भुजाएं हैं। यदि हम इसमें एक दो भुजाएं और बना दें तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, और इसे हम विकर्ण के रूप में बोलते हैं, है ना। तो 2 भुजाएं हमने और बना दी तो हमारी E6 हो जाएगी, हमारी E7 हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ है, हमने एग्जाम्पल बता दिया। फिर हमें ग्राफ की परिभाषा के पास पढ़ने ग्राफ के प्रकार। ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात देखें दिशाओं के आधार पर, तो वो ग्राफ जिनमें भुजाओं की दिशा दी होती है, ऐसे ग्राफ को हम दिष्ट ग्राफ या दिष्ट आलेख या डायरेक्ट्रिक ग्राफ बोलते हैं। तो चूंकि भुजाओं की दिशा प्रदर्शित की गई है तो ये कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक ग्राफ हो जाएगा। यदि हम इसमें भुजाओं की दिशा प्रदर्शित करें कि भुजा की दिशा क्या है, तो ऐसे ग्राफ को हम अदिष्ट आलेख अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, है ना। तो मतलब हमें दिष्ट आलेख और अदिष्ट आलेख पढ़ना है। इसके साथ ही हमें कुछ दिष्ट आलेख के साथ मतलब इससे संबंधित मतलब ये पढ़ना, इससे संबंधित और भी चीजें हैं वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। इसी के आधार पर यदि हम भुजाओं के यहाँ पे मान लिख दें कि भुजा की, यदि हमने बताया कि भुजा की जो दूरी लंबाई कुछ ही बोले, ये 7 है, ये हमारी 5 है, और मतलब सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, 6 है, 2 है, 1 है, और ये हमारी 8 है। तो इस प्रकार की हम यहाँ पे दूरी दे दें यहाँ पर, तो फिर इसके पासा से 3 दे दें, तो ऐसा आलेख जिसमें भुजाओं का मान दिया हो, तो इन भुजाओं के मान को हम भुजाओं का भार बोलते हैं। अर्थात भुजाओं का भार दिया हो तो ऐसे आलेख को हम बोलते हैं भारित आलेख, मतलब वेटेड ग्राफ। और यदि भुजाओं का भार न दिया हो तो इसे बोलते हैं अभारित आलेख, अनवेटेड ग्राफ। तो हमें वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ का भी सब टॉपिक अपने से पढ़ना है। जब हम वेटेड ग्राफ पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड एक चीज और आ जाती है। यदि हमारा ये एक ग्राफ है और इसकी यदि हम दिशा न प्रदर्शित करें, मतलब एक अदिष्ट ग्राफ हो और अदिष्ट ग्राफ है, तो इस प्रकार हमें क्या दिया गया है, यदि हमें दिशा दी होगी तो फिर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, हमें दिशा के अकॉर्डिंग कोई मान निकालना है। दिशा नहीं दी तो मतलब V1 से हम V2 V4 कहीं भी जा सकते हैं। अब यदि हमारे इसमें भुजाओं की मान दे दिया गया है, फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि यदि हमें V1 से V3 शीर्ष पर जाना है तो इससे जाने का सबसे न्यूनतम मार्ग क्या होगा, अर्थात हम कौन सा मार्ग चुने। हम कई रास्ते हैं V1 से V3 जाने के, जिससे हमें सबसे कम दूरी तय करनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते भी हैं, और हम सिंपल, यदि हमारे सिंपल आलेख है तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई जटिल आलेख दिया हो जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों और बहुत शीर्ष हों, और मतलब उन्हें मतलब जटिल टाइप का होगा तो उससे निकालना आसान नहीं होगा। हम उससे निकालने में हमें बहुत टाइम भी लग सकता है, या फिर जो हम मार्ग चुने वो हमारा गलत भी हो सकता है। तब किसी भारित आलेख में दो शीर्षों के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की कुछ मेथड एल्गोरिथम दिए गए, अर्थात कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ विधियां या फिर कुछ मेथड बताए जिनका उपयोग करके हम आसानी से और मतलब कम समय में दो शीर्षों के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के ग्राफ में कुछ मेथड भी पढ़ना है इस यूनिट में।
वो कौन कौन मेथड है? तो हमें दो मेथड पढ़ना है, एक हमारी डायस्ट्रा मेथड, डायस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ना है, दूसरा हमें वासेल एल्गोरिथम पढ़ना है। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब अलग अलग मेथड बताई, तो हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की दो मेथड ही पढ़ना है। डायस्ट्रा एल्गोरिथम को सरल प्रकार है, जो उन्होंने अपने चरण बताए थे, विधि बताए थे, उनका अनुसरण करके हम दो बिंदु का न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। तो इसके हमें सवाल आएंगे, यदि वो कहता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, कोई विधि नहीं कहता तो हम किसी विधि से लगा सकते हैं। यदि वो कहता है डायस्ट्रा विधि द्वारा न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, तो हम फिर इस विधि के चरणों का उपयोग करके जो हमें आलेख दिया गया है और जिन शीर्षों के मध्य वो कह रहा है, उन शीर्षों के मध्य हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होगी। तो आलेख में हमें इतने टॉपिक ये पढ़ने हैं। इसके साथ ही दो टॉपिक हमें और पढ़ने हैं। तो पहले हम एक टॉपिक देख लें जो हमें अगला पढ़ना है, वो हमारा है इन डिग्री आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री मतलब घात और वर्टेक्स मतलब शीर्ष, अर्थात शीर्ष की घात पढ़ना है। किसी शीर्ष की घात की बात करें तो किसी शीर्ष की घात क्या होती है? तो किसी शीर्ष से होकर जाने वाली कुल भुजाओं की संख्या को उस शीर्ष की घात बोलते हैं। इस शीर्ष से यहाँ V1 से कितनी भुजाएं जा रही हैं? 1, 2 और 3। तो हम इस 3 को V1 की जो डिग्री होगी घात वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और हम इस प्रकार आलेख में उपस्थित सभी शीर्षों की घात निकाल सकते हैं। यदि हम एक आलेख में शीर्ष यहाँ बना दे V4 और वो शीर्ष किसी से जुड़ा ना हो, तो ऐसे शीर्ष को हम बोलते हैं विलिखित शीर्ष। मतलब इसे बोल दो विलिखित शीर्ष या असंयुक्त शीर्ष। ऐसा शीर्ष जो आलेख के किसी भी अन्य शीर्ष से ना जुड़ा हो, अर्थात वो किसी भी दूसरे या कम से कम किसी भी एक शीर्ष से ना जुड़ा हो, किसी से ना जुड़ा हो, तो इसे विलिखित शीर्ष बोलते हैं। और विलिखित शीर्ष की घात हमेशा 0 होती है। और ऐसा शीर्ष जो कम से कम एक शीर्ष से तो जुड़ा ही हो, उसे हम बोलते हैं संयुक्त शीर्ष। और संयुक्त शीर्ष की घात कुछ भी हो सकती है। तो हमें शीर्ष की घात पढ़ना है। लेकिन यदि हम दिष्ट आलेख की बात करें, यदि हम ऐसी दिशाएं बना दें इसकी, तो दिष्ट आलेख की जो घात होगी दो प्रकार से हो सकती है। इसे बोलते हैं इन डिग्री और एक बोलते हैं आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अर्थात इस शीर्ष से वो भुजाएं या उन भुजाओं की संख्या जो इस शीर्ष से दूर जा रही हैं, उनकी भुजाओं की संख्या को बोलते हैं इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अर्थात ये दो भुजाएं क्या हैं? E1 और E6 भुजा इस शीर्ष से दूर जा रही है। इसकी जो दिशाएं हैं वो कहाँ है? शीर्ष के विपरीत ओर है। तो ये इसकी आउट डिग्री, ये क्या होगी? इसकी जो इनकी संख्या होगी वो कहलाएगी आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स, 2 हो जाएगी। लेकिन जो हमारी E5 भुजा है उसकी दिशा शीर्ष की ओर है, वो शीर्ष की ओर आ रही है, तो ये कहलाएगी इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। मतलब कुल घात यदि आदिष्ट आलेख की 3 बात करो और इन्हीं जो दिष्ट आलेख में 2 पार्ट है बांट दिया जाता है, 2 इसकी 1 इसकी, कुल कितनी हो गई हमारी? 3। तो हमें टॉपिक पढ़ना इन डिग्री आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स। एक टॉपिक और आलेख का हमें पढ़ना कनेक्टिविटी के बारे में कि कनेक्टिविटी क्या होती है। तो हमारी कनेक्टिविटी 3 प्रकार की होती है। कनेक्टिविटी तो हमें 3 प्रकार की कनेक्टिविटी होती है। तो हमें 3 में से केवल एक ही प्रकार की कनेक्टिविटी पढ़ना है, वो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी एक होती है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, एक होती है वीक कनेक्टिविटी और एक कनेक्टिविटी और 3 प्रकार की और होती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी क्या होती है? यदि हम सभी शीर्षों को इस प्रकार युग्म के रूप में लिख दें, V1 V2 V1 V3 V1 V4 V1 V5, कितने शीर्ष है हमारे? 4 है ना? इस 5 को नहीं, केवल 4 शीर्ष है, तो V4 तक आ जाएगा। फिर चालू हो जाएगा हमारा V2 V1 V2 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 V3 और V2 नहीं लिया जाएगा ना, सेम नहीं लेंगे। 2 3 3 4 3 1, इस प्रकार सारे शीर्षों को हम युग्म के रूप में देखेंगे और फिर इसमें ये चेक करेंगे क्या V1 से V2 पे जाने पर कोई मतलब दिष्ट मार्ग है कि नहीं। मतलब जब हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो किसमें चेक करते हैं? हम दिष्ट आलेख की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। हम V1 से V2 तो जाना, लेकिन भुजाओं की दिशा में जाना है। क्या भुजाओं की दिशा में चलते हुए V1 और V2 आपस में कनेक्ट है कि नहीं देखेंगे। तो V1 से V2 कनेक्ट है, जाया जा सकता है। तो यदि V1 से V2 कनेक्ट है तो फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी की बात करें यदि हम, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी में V2 से V1 भी कनेक्ट होना चाहिए, मतलब उसका विपरीत रूप भी कनेक्ट होना चाहिए दिष्ट रूप में।
अर्थात यदि हम दिशा में चलकर V1 से V2 जा सकते हैं तो V2 से V1 भी जा सकेंगे। तो और यदि ऐसा रिलेशन सभी शीर्षों के युग्म में पाया जाएगा तो इस कनेक्टिविटी को बोले स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। चेक करें, V1 से V2 है तो मतलब जाया जा सकता है। 2 से 1, तो 2 से 1 हमें कैसे जाना है, ये दिशा विपरीत हो जाएगा, ऐसे ही जाएंगे। हम 2 से 3 में जाएं, 3 से 4 और 4 से 1 में, तो इस प्रकार V2 से दिशा में चलते हुए V1 तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात ये डिस्ट रूप से कनेक्ट हैं, मतलब एक दोनों कनेक्ट हैं। दूसरा चेक करो, V1 V3, तो V1 से V3 जा सकते हैं और V3 से V1 भी जा सकते हैं, मतलब ये भी कनेक्ट है। तो इस प्रकार हम सभी को चेक करेंगे और सभी कनेक्ट होंगे तो ऐसी कनेक्टिविटी को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। दूसरा, यदि हम V1 से V2 जा सकें और V2 से V1 नहीं जा सकें, मतलब दोनों यदि हैं तो स्ट्रॉन्ग और दो में से कोई एक हो, चाहे V1 V2 हो या फिर इसका विपरीत V2 V1 हो, मतलब दो में से एक कनेक्टिविटी हो, तो ये एक अलग प्रकार की कनेक्टिविटी होती है। दोनों है तो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और दो में से कोई एक होने, अवश्य एक होना चाहिए, तो वो होगी फिर अलग प्रकार कनेक्टिविटी। फिर दोनों में से कोई हो भी सकती हो और ना हो सकती हो, चाहे दोनों ना हो या फिर दो, मतलब फिर होना जरूरी नहीं है। दोनों हो तो स्ट्रॉन्ग, दो में से एक हो तो एक दूसरी हो जाएगी अलग प्रकार की, और दो में से कोई हो या फिर चाहे ना हो तो उसे क्या बोल देंगे हम, उसे बोलते हैं हम वीक कनेक्टिविटी। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की कनेक्टिविटी होती है, लेकिन हमें केवल क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, तो जो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और ग्राफ में हमें केवल इतना पढ़ना है, इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, और हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ट्री। तो हमें इसी यूनिट फर्स्ट का ही 2 पार्ट होगा, पहला ग्राफ और दूसरा ट्री, दोनों एक दूसरे कनेक्ट हैं, इसलिए हम दोनों को एक ही साथ एक ही यूनिट में पढ़ना है। ट्री क्या होता है, ट्री भी कुछ शीर्षों और भुजाओं का समुच्चय होता है। केवल ट्री में एक शर्त लगा दी जाती है, इसमें कोई बंद परिपथ नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई चक्री परिपथ नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे आलेख को क्या बोले, ट्री बोलेंगे। यदि उसमें बंद या चक्री परिपथ बनता है तो आलेख तो होगा, ट्री नहीं होगा। और बंद और चक्री परिपथ नहीं बनता तो इसे हम बोल देंगे ट्री बोल सकते हैं। और जो ट्री है तो मतलब ग्राफ भी है, मतलब प्रत्येक ट्री एक ग्राफ होता है और प्रत्येक ग्राफ एक ट्री हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसकी ये जो पॉइंट है वो शीर्ष कहलाए जाएंगे, कनेक्ट करने वाली लाइनें भुजा कहलाई जाएंगी। बंद परिपथ नहीं बन रहा है तो एक ट्री हो जाएगा हमारा, तो ट्री की परिभाषा हो गई। जिस प्रकार नॉर्मल ट्री में हम देखते हैं जो हमारा प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु होता है, जो जड़ होता है वो पेड़ के शीर्ष से कनेक्ट नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार की यहाँ पर भाषा लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब ऐसे आसानी से मतलब इसका एनालिसिस कर सकते हैं ट्री है कि नहीं है। पहली चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, ग्राफ का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होता है, ट्री का उससे कम होता है। फिर जिस प्रकार व्यवहार में एक ट्री में पेड़ में जड़ होती है, पत्ती होती है, शाखा होती है और पेड़ों के समुदाय को जंगल बोलते हैं, तो यहाँ पर भी इसमें हमारे टॉपिक में सभी चीज को अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है कि जड़ चीज क्या होगा, पत्ती की परिभाषा क्या है, जीवा की क्या है, और शाखाओं की परिभाषा क्या है, जंगल की परिभाषा क्या होती है। फिर इसके साथ ही ट्री के कई प्रकार भी होते हैं। ट्री के बहुत सारे प्रकार हैं, हमें कुछ प्रकार ही पढ़ना है। जैसे इसमें भी भुजाओं की दिशा बना दे तो दिश ट्री, दिशा ना हो तो अदिश ट्री, भुजाओं का भार बना दे तो हमारा हो जाएगा भारित ट्री, भार ना हो तो अभारित ट्री। इसमें भी भार, यदि भुजाओं का भार दिया है तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, पिन शुक्लन विधि, कुंभ शुक्लन विधि। वो विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। ट्री के प्रकार कई सारे होते हैं तो हमें केवल कुछ प्रकार ही पढ़ना है। इस समय में डायरेक्टेड ट्री का होता है, तो वही है ऐसा ट्री जिसमें भुजाओं की दिशा दी हो तो डायरेक्टेड ट्री बोलते हैं, वो पढ़ना है। सर्च ट्री क्या होता है, क्योंकि हम इस प्रकार की रेखाओं द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को या क्लासिफिकेशन को प्रदर्शित करते हैं ऐसा बनाकर, और जब हम ऐसी कुछ रेखाएं बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, यदि हम जानते नहीं यदि वो ट्री है तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो बोलेंगे उस प्रकार ट्री है। अर्थात जब ट्री का उपयोग किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मतलब अनुसंधान संबंधित कार्यों को शो करने में किया जाए तो ऐसे ट्री बोलते हैं सर्च ट्री, है ना। किसी समस्या या फिर किसी भी मतलब एक प्रकार से जानकारी को प्रदर्शित करने में किया जाए तो सर्च ट्री हो जाएगा। ट्री ट्रेवल्स भी पढ़ना है हमें, और ट्री ट्रेवल्स पढ़ना है हमें सिलेबस में। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट में 2 पार्ट है,
हमारा ग्राफिकल टॉपिक है, और ट्री में केवल हमें कुछ टाइप पढ़ना ट्री के। और इसके साथ ही ये हमारी यहाँ पर क्या थी इस पेपर की फर्स्ट यूनिट। इसके बाद देखते हैं इसकी सेकेंड यूनिट। यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो हमारी सेकेंड यूनिट का जो नाम है तो सेकेंड यूनिट में हमें कंप्यूटर संबंधित कुछ थ्योरी पढ़ना है, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। अर्थात इसमें जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित एक प्रकार से हमें यहाँ कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, उन्हें रन करना है, उनमें हम इनपुट देंगे, हमें आउटपुट प्राप्त होगा, तो हम ऐसे प्रोग्राम को एक मशीन बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रकार की मशीन बोलना है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है और हम इसमें कंप्यूटर की थ्योरी उससे संबंधित कुछ सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। इसलिए हमारी दूसरी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्टरी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, जिसमें हमें पहला पढ़ना है फाइनाइट स्टेट मशीन। एक ऐसी मशीन, फाइनाइट मतलब निश्चित, स्टेट मतलब स्थिर, वह मशीन जिसमें स्तरों की संख्या निश्चित हो उसे बोलेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन। एंड इस ट्रांजिशन टेबल पढ़नी है इसकी, अर्थात जब इसे इनपुट देंगे तो किस प्रकार हमें आउटपुट प्राप्त होंगे, तो जो इसकी टेबल होगी काम करने की, किस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, तो हमें इसकी टेबल बनानी भी आनी चाहिए। पहला टॉपिक है। दूसरा हमारा इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, अर्थात इक्विवेलेंस मतलब जो समानक होते हैं, हमें इनके संबंधित कुछ समानक पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में ही अगला टॉपिक हमारा रेड्यूस्ड मशीन। यदि हमें कुछ ज़्यादा बड़ा इनपुट है और हमें किसी भी मतलब एक प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए यदि हमने फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारा प्रोग्राम कोई छोटा हो तो और हमें उसका मतलब कुछ परिणाम प्राप्त करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, हमने जो बड़ी एक प्रकार का हमने जो हमारा जो तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मशीन थी यदि हमें छोटा प्रोग्राम बनाना है तो हम उसमें मशीन के कुछ स्तरों को हटा देंगे, और जब हम मशीन के कुछ स्तरों को हटा देंगे छोटे प्रोग्राम के लिए, तो फिर जो हमारे शेष स्तर बच जाएंगे, यदि हम उन पर इनपुट देकर आउटपुट प्राप्त कर सके, अर्थात उन्हें रन कर सके, तो इसे बोलते हैं रेड्यूस मशीन। रेड्यूस मतलब क्या होता है, अवशेष। तो एक प्रकार से हमने कुछ इसके स्टेट या स्तर को हटा दिए हैं, फिर जो स्तर बचे हैं यदि वो मशीन सह कार्य करती है, अर्थात उससे परिणाम आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे हम बोलेंगे रेड्यूस मशीन। तो हमें फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ना है, इसके समान पढ़ना है, और रेड्यूस मशीन पढ़ना है। होमोमॉर्फिज्म, समाकारता क्या होती है, समाकारता के बारे में पढ़ना है। फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होते हैं, तो फाइनाइट मतलब सीमित, ऑटोमेटा क्या होती है, ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन होती है जो स्वयं नियंत्रित या स्वयं नियमन होती है। जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें खुद उसका आउटपुट प्राप्त हो जाता है, और इसका उपयोग हम किसी लैंग्वेज में किसी पैटर्न की जांच करने के लिए इसका यूज करते हैं। यदि हम किसी लैंग्वेज का कोई एक पैटर्न इनपुट के रूप में दे दे, तो ये मशीन के द्वारा हमें ये मतलब ऑटोमेटा जो मशीन है इसके द्वारा हमें ये पता चलेगा क्या वो पैटर्न एक रेगुलर लैंग्वेज का है कि नहीं है, मतलब इस प्रकार हमें वो खुद परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमें इसमें एक्सेप्टर के बारे में पढ़ना कि एक्सेप्टर क्या होते हैं। तो यह हमारे यहाँ पर यूनिट हमारी सेकंड है। यूनिट सेकंड हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड के बाद जो यूनिट थर्ड है वो यूनिट सेकंड से ही रिलेटेड है। हमने यूनिट सेकंड में एक भी पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा ऐप है। तो जो यूनिट थर्ड है इसमें हमें पढ़ना है फाइनाइट ऑटोमेटा टाइप। फाइनाइट ऑटोमेटा दो प्रकार के होते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफ है, और दूसरा होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनडीएफ है। तो ये दोनों क्या है और किस प्रकार होते हैं इनके बारे में थर्ड पढ़ना है। यदि हमने कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, हम उसके किसी भी स्तर को कोई इनपुट दें, यदि वो एक स्तर को इनपुट देने पर ये निश्चित रहे कि इसके बाद वो इनपुट कौन से स्तर में जाएगा, मतलब उसमें कई स्तर हैं, 3-4 सीमित हैं, तो 1 2 3 4। यदि हम फर्स्ट स्तर में
अपना इनपुट दिया है, इसके बाद ये निर्धारित रहे या निश्चित रहे कि फर्स्ट स्तर के बाद सेकंड स्तर में वो इनपुट जाएगा, तो मतलब क्या है, ये पहले से निर्धारित है कि फर्स्ट लेवल के बाद कौन सा लेवल रन होगा, कौन सा स्तर काम करेगा या कोई इनपुट किस स्तर में जाएगा। इसे बोलते हैं डिटर्मिनेटेड फाइनाइट ऑटोमेटा, जब ये निर्धारित हो कि एक लेवल के बाद दूसरा कौन सा लेवल रन होगा। और यदि हमने एक स्टेट को इनपुट दिया, अब वो इनपुट इसके बाद दूसरे स्टेट या तीसरे स्टेट, चौथे स्टेट किसी भी लेवल में जा सके, ये निर्धारित ना हो कि फर्स्ट को दिया गया इनपुट फर्स्ट के बाद किस लेवल में जाएगा, तो इसे बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेटेड फाइनाइट ऑटोमेटा, अर्थात ये निर्धारित नहीं कि फर्स्ट स्टेट के बाद कौन सा स्टेट रन होगा। और तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, इनसे संबंधित कुछ सवाल करेंगे और इनमें हमें इक्विवेलेंस पढ़ना, समानक कि इनमें क्या क्या, इनके मध्य क्या क्या समानताएं या फिर इनमें कौन कौन से समानक है जो इनमें समानताएं बताते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे दो और प्रकार की मशीन पढ़ना है, मोरे मशीन और मीले मशीन। मोरे और मीले दो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो मशीन बनाई उनके नाम पर ही बोलते हैं मोरे मशीन। ये क्या होती है, संबंधित कुछ सवाल, कैसे काम करती है, और मीले मशीन के बारे में पढ़ना है। तो हमारी यूनिट कौन कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड। यूनिट 4 क्या है हमारी, यदि हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 पढ़ना है हमें, जैसे हमने रिड्यूस मशीन पढ़ी थी, ट्यूरिंग मशीन पढ़ना है। अर्थात यदि एक प्रोग्राम सीमित है, हम उसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज करते हैं। प्रोग्राम छोटा है, हमने फाइनाइट प्रोग्राम छोटा बनाना है, या हमारा जो इनपुट है वो छोटा जिसकी हमें आउटपुट प्राप्त करना है, तो हमने फाइनाइट स्टेट मशीन के कुछ स्तर को कम कर दिए तो रिड्यूस मशीन बन गई। यदि हमारा जो जिसकी प्रोग्राम की चेक करना है या फिर जो हमारा इनपुट है बहुत बड़ा है, जिसके लिए बड़ा है, तो हम उसे फाइनाइट स्टेट मशीन के द्वारा भी उसका जांच ना कर सकें तो हमें कोई बड़ी मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इसे बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। अर्थात फाइनाइट स्टेट मशीन सीमित मशीन होगी, उसके कुछ स्तर कम कर दो तो रिड्यूस मशीन, कुछ स्तर बढ़ा दो उससे बड़ी मशीन, तो इसे बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। तो हमें यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ना है, पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही हमें यहाँ पढ़ना है लैंग्वेज फेस स्ट्रक्चर। लैंग्वेज की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्रामर फेस स्ट्रक्चर, ग्रामर की स्ट्रक्चर क्या होती है। नॉर्मल क्या लैंग्वेज क्या होता है, कुछ लैंग्वेज कुछ सिंबल का और कुछ वर्डों का एक समूह होता है, इसके अपने अपने वर्ड होते हैं और उन वर्डों को अलग अलग प्रकार से लिखने के नियम होते हैं। यदि हर लैंग्वेज के पास अपने वर्ड सिंबल हैं, यदि उन सिंबल को एक नियम से लिखा जाए, उनका कोई अर्थ निकलता है तो बोलेंगे लैंग्वेज है, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है यदि उस अक्षरों का सिंबल का, तो उसे लैंग्वेज नहीं कहा जा सकता। और जिसके लिखने के नियम होते हैं उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ग्रामर से, ग्रामर होते हैं। अर्थात हर लैंग्वेज को व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है ग्रामर से, तो हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। तो यहाँ पे हमें ग्रामर की फेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। कोई स्ट्रक्चर इनपुट दिया होगा तो हम बताएंगे ग्रामर का स्ट्रक्चर है कि नहीं, चाहे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है कि नहीं। ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसे चेक करेंगे, यदि हमें कोई स्ट्रक्चर दिया उसमें कोई अर्थ निकलता है तो वह ग्रामर का स्ट्रक्चर है, अर्थात ये किसी लैंग्वेज की ग्रामर हो सकती है। और यदि ऐसा है तो फिर उससे संबंधित हम लैंग्वेज का ही पता कर लेंगे। तो हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। राइटिंग रूल पढ़ना है, लिखने के नियम। हमने क्या बोला कि एक से अधिक लैंग्वेज ऐसी होती है जिनके सिंबल सब समान होते हैं, उनके लिखने का नियम अलग अलग होता है, जिससे लैंग्वेज भी अलग अलग कहलाई जाती है वो। तो हमें और हर जो उनके नियम होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हमें इनमें किसी भी लैंग्वेज के जो रूल होते हैं जिनकी जानकारी ग्रामर से प्राप्त होती है, तो हमें उनके रिटन रूल पढ़ना है। डेरिवेशन के बारे में भी हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है सेंसियल फॉर्म का, सेंटियल फॉर्म क्या होता है, वाक्य का रूप। पहले हमने सिंबल अक्षर पढ़े, एक नियम से व्यवस्थित किया, रूल पढ़े, अर्थ निकलता है तो वे लैंग्वेज का वो है। और जब ऐसे वाक्य बनाते हैं तो उन्हें वाक्य रूप बोलते हैं। फिर ऐसे जब हम लाइनें लिखते हैं तो उनका कोई अर्थ निकलता है तो उन लाइनों को वाक्य बोल देते हैं। तो हमें वाक्य की संरचना कैसी होती है, तो सेंटियल फॉर्म मतलब वाक्य का रूप पढ़ना है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर पढ़नी है और इनरेगुलर ग्रामर पढ़ना है। इसे हम बोलते हैं कंटेस्ट लेस ग्रामर, अर्थात ऐसी ग्रामर जिसका कोई निश्चित कंटेस्ट ना हो उसे बोलते हैं इनरेगुलर ग्रामर। और कंटेस्ट सेंसिटिव ग्रामर पढ़नी है, अर्थात उसका एक अपना कंटेस्ट हो, मतलब उसमें निश्चित रहे कि इस ग्रामर में ये चीज आती है, जिसका भाग है तो रेगुलर है, क्योंकि उसमें जो चीज पाया जा रहा है, जो भी चीजें, जो भी शब्द सिंबल है, जो उसके नियम है वो निश्चित हैं,
वो रेगुलर लैंग्वेज है, नियमित है। यदि उसमें जो कंटेस्ट है वो निश्चित नहीं है, वो कंटेस्ट लेस्ट है, तो वो कैसी अरेगुलर है, अर्थात जो इसमें कंटेस्ट पाया जा रहा है वो निश्चित है तो रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर निश्चित नहीं तो इनरेगुलर। उसी प्रकार यदि हमें पढ़ना है कंटेस्ट लेस लैंग्वेज और कंटेस्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसी को हम बोलते हैं कंटेस्ट लेस को रेगुलर, इनरेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज। इनके बारे में पढ़ना है यूनिट 5 में। इसके साथ ही यूनिट 5 में हमें लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर, किसी भी ग्रामर के द्वारा लैंग्वेज को जनरेट करना है, ग्रामर के द्वारा किस प्रकार लैंग्वेज बनाई जाती है। कथा और अधिक टॉपिक की बात करें यूनिट 5 में तो रेगुलर सेट्स पढ़ने हैं, रेगुलर समुच्चय क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और इसके साथ ही इस यूनिट में हमें पंपास लेमा पढ़ना है। लेमा क्या होते हैं, पहले जब हमने लेक्चर में फर्स्ट सेम सेकंड सेम में लेमा उसे हमने डिफाइन कर चुके हैं। लेमा क्या होता है तो इसे अवधारणा बोलते हैं एक प्रकार से, तो पंपास की जो अवधारणा इनसे संबंधित इसे पंपास लेमा कह सकते हैं, वो पढ़ना है। इनसे संबंधित 3 की थ्योरम पढ़नी है यूनिट 5 में ही। यूनिट 5 में भी मतलब बहुत से टॉपिक हैं और आगे बढ़े यूनिट 5 में, जिस प्रकार हमने सेंटियल फॉर्म पढ़ा था, वाक्य का रूप, तो इसके बाद हमें वाक्य विन्यास की अवधारणा पढ़ना है, नोशन ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस, अर्थात वाक्य पढ़ लिया तो वाक्य जब बना है तो उसकी कुछ जो रूप है उसका, तो वाक्य विन्यास अर्थात वो किस प्रकार बना है तो उसका हमें विश्लेषण करना है, मतलब वाक्य विन्यास विश्लेषण की धारणा कि किसी वाक्य का जो विश्लेषण हो, किस वाक्य विन्यास का जो विश्लेषण है किस आधार पर किया जाना चाहिए। और फिर इसके साथ हमें नोटेशन पढ़ना है। एक साइंटिस्ट थे पोलिस, उन्होंने कुछ सिंबल दिए और कि जो सिंबल है नोटेशन प्रकार के संकेतन, तो वो पढ़ना है। इनवर्स पोलिस नोटेशन पढ़ना है। पोलिस नोटेशन क्या होता है थोड़ा सा देखें इसके बारे में क्या होता है। तो पोलिस नोटेशन की हम बात करें तो विज्ञान के पोलिस, इन्हें हम पोलिस संकेतन या उपसर्ग संकेतन भी कहते हैं। जैसे हमने कहा x प्लस वाई, मतलब x और y को जोड़ दो, दो चाहे x y इन्हें जोड़ दो, तो पोलिस ने कहा कि हमें इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब हमें इस प्रकार इन्हें प्रदर्शित करते हैं तो पोलिस ने कहा कि हमें इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब किसी चीज को पोलिस के अनुसार लिखते हैं तो उसे बोलते हैं पोलिस नोटेशन, अर्थात जोड़ना तो प्लस को आगे लिख देंगे और फिर लिख देंगे दो चर जिन्हें जोड़ना x इंटू मतलब x और y। तो जब इसका मतलब भी वही है, जब हम उसे इस प्रकार लिखते हैं तो ये होता किसी की भी प्रदर्शित करने का पोलिस नोटेशन। इनवर्स पोलिस नोटेशन पढ़ना है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, इसका पोलिस नोटेशन ये होगा तो इसका व्युत्क्रम जो साधारण नोटेशन होगा वो कौन हो जाएगा, फिर से यही वाला हो जाएगा। इसके साथ एक टॉपिक है हमारा इनफिश एक्सप्रेशन। इनफिश एक्सप्रेशन क्या है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, इनफिश एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। और साथ ही और इसके साथ ही हमें कन्वर्सन ऑफ इनवर्स एक्सप्रेशन इनटू पोलिस नोटेशन पढ़ना है, अर्थात इनफिश एक्सप्रेशन को पोलिस नोटेशन में किस प्रकार रूपांतरित किया जाएगा ये भी हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये हमारा था यूनिट 5 का पूरा सिलेबस। और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पेपर ऑप्शनल एडवांस डायरेक्टेड मैथमेटिक्स सेकंड, इसका पूरा सिलेबस हो गया, हमने आपको बता दिया। उसके अधिकांश टॉपिक को बताते भी रहे कि क्या क्या है, कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और जो बेसिक टॉपिक थे जो जानना जरूरी है उन्हें थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करते रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हमें बहुत मतलब एक प्रकार से जो यूनिट फर्स्ट है ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बेसिक टॉपिक है जिसमें ग्राफ और ट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकेंड से चालू होती है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी जिसमें कुछ मशीन के बारे में पढ़ना है। और यूनिट थर्ड में जो फाइनाइट ऑटोमेटा है यूनिट सेकेंड में पढ़ के आए, उसके हमें टाइप पढ़ना है। यूनिट 4 में नई चीज चालू होती है, लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, तो लैंग्वेज और ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है और किस प्रकार लैंग्वेज के नियम होते हैं ये पढ़ना है। फिर लैंग्वेज को लिखने के नियम पढ़ने के पश्चात फिर जब हम लैंग्वेज दी है तो रेगुलर लैंग्वेज क्या है, इनरेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर ग्रामर क्या है, इनरेगुलर ग्रामर क्या है,
किस प्रकार जब इनके वाक्य बनाए, लाइनें लिखें तो वाक्य क्या होता है, वाक्य का विन्यास क्या है, ये सब यूनिट 5 में पढ़ना है। इससे संबंधित 2 मशीन पहले पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्रीम की थ्योरम पढ़नी है। फिर 2 चीज मोस्ट क्या है, पोलिश नोटेशन पढ़ना है, इनवर्स पोलिश नोटेशन यूनिट 5 में ये पढ़ना है, और इसके साथ में पढ़ना इनवर्स इनफिश एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन पेपर का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो अदर और भी ऑप्शन पेपर है उनके लेक्चर को, उसके सिलेबस को डिफाइन करेंगे, उसके सिलेबस आप लोगों को बताएंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।